नमस्कार जोहार। आप लोग का अल्फा इसमें स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं धर्म एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। इसके तहत हम लोग पढ़ेंगे हिंदू धर्म में धार्मिक सुधार आंदोलन, इस्लाम धर्म में धार्मिक सुधार आंदोलन और सिख धर्म में धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस का गठन, कांग्रेस का अधिवेशन और गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन और सत्याग्रह को देखेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं हिंदू धर्म में सामाजिक सुधार आंदोलन। पहला आरंभ करते हैं ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? राजा राम मोहन द्वारा कलकत्ता में की जाती है ब्रह्म समाज की स्थापना। और इनके द्वारा 3 पत्रिका का संपादन किया जाता है। पहला मिरातुल अखबार, दूसरा संवाद कौमुदी और तीसरा ब्रह्मो क्रॉनिकल अंग्रेजी में। ब्रह्मो क्रॉनिकल अंग्रेजी में, संवाद कौमुदी बांग्ला में और मिरातुल अखबार फारसी में। इनका 3 पत्रिकाओं का संपादन किया जाता है राजा राम मोहन द्वारा। राजा राम मोहन की उपाधि जो दिया जाता है, राजा की उपाधि, अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दिया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन था? तो ब्रह्म समाज था। हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन जो था वो ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया? तो धर्म सभा था। धर्म समाज ने सती प्रथा एवं हिंदू धर्म सुधारों का विरोध किया था। और धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव थे। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत 1829 में होता है। सती प्रथा का अंत कब होता है? 1829 में। और ये राजा राम मोहन के प्रयासों से ही होता है। राजा राम मोहन का जन्म राधानगर जिला वर्धमान होता है। वर्धमान जिला के राधानगर में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन को पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का। राजा राम मोहन राय 1831 में इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो रामचंद्र विधवा गीस द्वारा ब्रह्म समाज की बागडोर संभाला जाता है। नेक्स्ट, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज की जड़ें कलकत्ता से निकल कर दूसरे राज्यों में फैल जाता है। और ब्रह्म समाज में जब निधन हो जाता है राजा राम मोहन जी का, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर संरक्षक बनते हैं ब्रह्म समाज के। और देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के प्रवर्तक के रूप में इन्हें के लिए इन्हें क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। पुरोहित के रूप में इन्हें नियुक्त करते हैं। वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने केशव चंद्र सेन को पुरोहित के रूप में, यानी पुजारी समझ, एक तरह से पुजारी के रूप में इन्हें नियुक्त करते हैं। और क्या करते हैं केशव चंद्र सेन? एक ब्रह्म समाज को आज चलाने लगते हैं। आगे चलकर ये ब्रह्म समाज को एक नया धर्म के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो इन्हें देवेंद्र नाथ ठाकुर क्या करते हैं? ब्रह्म समाज से इन्हें निकाल देते हैं। और ये केशव चंद्र सेन क्या करते हैं? आगे जाके भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो पुराना जो ब्रह्म समाज था वो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है पुराना ब्रह्म समाज, जिसका स्थापना राजा राम मोहन द्वारा किया गया था। उसके बाद केशव चंद्र जब अलग होते हैं तो वे अपना एक नया संगठन स्थापित करते हैं जिसका नाम है भारतीय ब्रह्म समाज। और इनके द्वारा 2 पत्रिका का संचालन किया जाता है, संपादन किया जाता है। पहला है इंडियन मिरर और दूसरा है वाम बोधनी होगा। वाम बुधनी हो गया है, वाम बोधनी। नेक्स्ट है, उसके बाद इसमें भी भारतीय ब्रह्म समाज में भी विभाजन हो जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज में क्या बोलते हैं, उसमें बालिका विवाह वर्जित होता है। लेकिन क्या करते हैं केशव चंद्र सेन? अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूच बिहार के, कहाँ के? कूच बिहार के राजा से विवाह कर देते हैं अपनी पुत्री का। तो इनके द्वारा जो संगठन के लोग हैं वो लोग गुस्सा जाते हैं और एक नया संगठन खड़ा करते हैं। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। वो शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और इनका पत्रिका हुआ जो था वो है तत्वकुमुदी और ब्रह्मो मैगजीन। तो देखें यहाँ ब्रह्म समाज में कितना भाग में ब्रह्म समाज बना?
जो पुराना ब्रह्म समाज था राजा राम मोहन द्वारा स्थापित किया गया था वो कहलाया आदि ब्रह्म समाज। केशव चंद्र करते हैं भारतीय ब्रह्म समाज, और इन्हें विश्वनाथ शास्त्री करते हैं साधारण ब्रह्म समाज। तो 3 ब्रह्म समाज देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। 1815 में कलकत्ता में 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा किया जाता है। उसके बाद राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर हिंदू कॉलेज से जुड़ जाते हैं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो राजा राम मोहन की मृत्यु भारत के बाहर हो जाता है। कहाँ पर? ब्रिटेन में ब्रिस्टल में होता है। और 1831 में ये अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन जाते हैं और वहीं पे रह जाते हैं। 1833 में इनका निधन हो जाता है। नेक्स्ट है प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो राजा राम मोहन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो तुहफ़तु उल मुवाहिद्दीन था। तुहफ़तु उल मुवाहिद्दीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना किया जाता है। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर सिद्धांत के आधारित था। नेक्स्ट संवाद कुमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कुमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन द्वारा 3 पत्रिका का संपादन किया जाता है। पहला मिरातुल अखबार फारसी में, ब्रह्मो क्रॉनिकल अंग्रेजी में और संवाद कुमुदी बांग्ला में संपादित किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा ये ब्रह्म समाज के संरक्षक बनते हैं। जब राजा राम मोहन राय का निधन हो जाता है तो ब्रह्म समाज का संरक्षक देवेंद्र नाथ ठाकुर ही बनते हैं और केशव चंद्र सेन को ये नियुक्त पुरोहित के रूप में नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग आर्य समाज। आर्य समाज पढ़ेंगे। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में होता है। आर्य का स्थापना बम्बई में होता है, आज का मुंबई में। पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था और वो बम्बई के अंतर्गत गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आते थे, लेकिन भाषा के आधार पर बम्बई का अलग कर दिया गया। उसके बाद बम्बई बन गया महाराष्ट्र और गुजरात बन गया। जो गुजराती बोलते थे गुजरात बन गया, जो मराठी बोलते थे वो महाराष्ट्र बन गया। उसके बाद बोलते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया जाता है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान के विरुद्ध है और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया गया था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। किसने की? दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया जाता है। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। किन्होंने? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था मूल शंकर था, या मूल शंकर या मूला शंकर भी बोल सकते हैं। मूला शंकर या मूल शंकर इनका वास्तविक नाम था। उसके बाद पढ़ते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में होता है। कहाँ होता है? 1875 में न्यूयॉर्क में होता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। और इनका जो संस्थापक होते हैं मैडम ब्लेड बोस्की एवं कर्नल आल्म कांट द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मैडम ब्लेड बोस्की और कर्नल आल्म कांट द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुए? तो भारत में 1882 में थियोसॉफिकल की स्थापना किया जाता है। कहाँ पे? मद्रास के अड्यार में। मद्रास के अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दीजिएगा
थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना भारत में कब हुआ? तो 1882 में होता है। कहाँ? अड्यार में, मद्रास के अड्यार में। अगर पूछता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था, तो 1875 न्यूयॉर्क में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, और इसके संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में कहाँ होता? कलकत्ता के बेलूर मठ में हुआ था। कहीं कहीं आपको 96 मिलेगा, कहीं 97 मिलेगा, इसलिए दोनों लिख दिया 1896-97। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद कब भाग लिया? 1893 में। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। और जब ये बोलना चालू किए थे तो पहला शब्द इन्हें बोले थे भाइयों एवं बहनों बोले थे। आगे बढ़ते हैं, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक जो नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय था, और इनकी पत्नी का नाम शारदा मणि था। इनकी पत्नी नाम क्या था? शारदा मणि। और रामकृष्ण मिशन का, रामकृष्ण परमहंस जी का जो वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय था। नेक्स्ट बढ़ते आगे हम लोग, यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट 1930 में आरंभ होता है, बंगाल में आरंभ होता है, कलकत्ता में। यंग बंगाल मूवमेंट आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरजियो थे। हेनरी विवियन डेरजियो थे। ये परंपरावादी विचारों का स्थान पर तार्किक दृष्टिकोण विकसित इन्होंने किया था, और संदेहवाद को इन्होंने ही स्थापित किया था। संदेहवाद, जैसे आज हम लोग संदेह कर रहे हैं ना कि जेपीएससी 12 तारीख की होगा कि 19 तारीख की होगा कि नहीं होगा, जो ये संदेहवाद जो है देन है, तो ये इन्हीं के था, हेनरी डेरजियो का ही देन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित हुआ? भारत में दास प्रथा 1843 में अवैध घोषित होता है, प्रतिबंध लग जाता है दास प्रथा पर 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा दी गई थी? विलियम बेंटिंक द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को दिया जाता है, व्यवस्था लागू किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो लागू हुआ वो विलियम बेंटिंक द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? वेद में ही संपूर्ण सच्चाई निहित है, किसका कथन है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। और कितना वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। नेक्स्ट है, और सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। उसके बाद है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुआ वो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से होता है। नेक्स्ट है, वाम बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? कि तो केशव चंद्र सेन निकालते हैं। कौन सा? वाम बोधनी पत्रिका। नेक्स्ट है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून लागू होता है 1956 में, धार्मिक अयोग्यता कानून भारत में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो कहते हैं महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र का लोकहितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र का लोकहितवादी कहा जाता है किसे? गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देव समाज की स्थापना किसने की? शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज की स्थापना किया जाता है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिवदयाल साहब। कौन है? शिवदयाल साहब। उसके बाद है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट थी, फेबियन आंदोलन की संस्थापक। आगे बढ़ते हैं, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? तो वो था अहरार।
20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला कौन सा आंदोलन था? तो अहरार आंदोलन था। कौन सा? अहरार आंदोलन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 में हुआ था और ये हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसका स्थापना किया गया था। भारत समाज सेवक का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, मुस्लिम समाज में धर्म सुधार आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? प्रवर्तक इसका कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं सर सैयद अहमद खां हैं और इसका स्थापना 1885 में हुआ था। किसका? अलीगढ़ आंदोलन का स्थापना कब हुआ? 1875 में हुआ था और इसका स्थापना किए थे सर सैयद अहमद खां द्वारा। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खां द्वारा ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं आगे, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन कब हुआ? तो 1800 ईस्वी में हुआ। ये कहाँ से हुआ था? ये बहावी आंदोलन ये हुआ था अब्दुल बहाव, इन्हें इसका आरंभ किया था कौन? अब्दुल बहाव। और इसका आरंभ हुआ था अरब से हुआ था। कहाँ से? अरब से हुआ था। किसका? बहावी आंदोलन का जो आरंभ हुआ, बहावी आंदोलन, वो अरब से होता है और इसका आंदोलन अब्दुल बहाव द्वारा किया जाता है। और इसका भारत में जो आंदोलन के जो नेता हैं इनायत अली और बिनायत अली द्वारा किया जाता है। और बहावी आंदोलन का जो केंद्र है इसका पटना में केंद्र था। किसका? बहावी आंदोलन का जो केंद्र था वो पटना में था। पटना में ही बहावी आंदोलन को क्या कहता है? भर्ती किया जाता है और चंदा इकट्ठा किया जाता है। बहावी आंदोलन का कहना था दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की स्थापना करेंगे, मतलब काफिरों की भूमि से मूर्ति पूजा काफिरों को मूर्ति पूजा कहा जाता है। काफिरों की भूमि से इस्लाम की भूमि के रूप में हम भारत को परिवर्तित कर देंगे। इस्लाम के अनुसार 3 प्रकार के लोग होते हैं, पहला काफिर, दूसरा जिम्मी और तीसरा मोमिन। जो इस्लाम धर्म के मानते हैं वो मोमिन कहलाते हैं और इस्लाम धर्म से मिलता जुलता जो धर्म मानते हैं वो जिम्मी कहलाते हैं, जैसे फारसी और ईसाई। और जो मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे मूर्ति पूजा कौन कौन है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से मूर्ति पूजा होता है तो इसको कहा जाता है काफिर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो पटना था। उसके बाद पढ़ते हैं देवबंद आंदोलन। इसका देवबंद आंदोलन का स्थापना होता है कब? 1860 में देवबंद आंदोलन आरंभ होता है। 1860 में। आज का जो संस्थापक हैं राशिद गंगोरी और मोहम्मद कासिम नरोत्वी इसका संस्थापक हैं। कौन कौन? राशिद गंगोरी और मोहम्मद कासिम नरोत्वी देवबंद आंदोलन के संस्थापक है 1860 में। उसके बाद आगे हैं अहमदिया आंदोलन 1889 में। कहीं कहीं आपको अहमदिया आंदोलन मिल जाएगा आपको 1887 भी कहीं मिल सकता है, लेकिन अहमदिया आंदोलन 1889 ही है। कब? 1889। और इसे का जो प्रवर्तक होते हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं। कौन? मिर्ज़ा गुलाम अहमद। उसके बाद पढ़ते हैं सिख धर्म में धर्म सुधार आंदोलन। नामधारी आंदोलन 19वीं सदी के 3 दशक में आरंभ होता है। इसका प्रवर्तक हैं बाबा राम सिंह। उसके बाद है सिंह सभा आंदोलन। इसका स्थापना 1875 में होता है। इसके प्रवर्तक जो है अकाल तख्त है, अकाल तख्त, अमृतसर के अकाल तख्त। उसके बाद है निरंकारी आंदोलन 19वीं सदी के आरंभ में ही आरंभ हो जाता है। कब? 19वीं। पहला जो सिख धर्म में जो सुधार आंदोलन था वो पहला यही था, निरंकारी आंदोलन था। उसके बाद दूसरा जो था वो नामधारी आंदोलन था। उसके बाद तीसरा जो है सिंह सभा आंदोलन है। इसका जो प्रवर्तक हैं कौन है? दयाल दास। निरंकारी आंदोलन के जो उस प्रवर्तक हैं वो दयाल दास हैं। उसके बाद हैं नेक्स्ट है सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित किया गया? तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में पारित किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हल्का सा है कूका आंदोलन किसने चलाया? कूका आंदोलन गुरु राम सिंह द्वारा चलाया जाता है, कूका आंदोलन। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं कांग्रेस की स्थापना।
तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है कलकत्ता में। कहाँ होता है? 1885 में कलकत्ता में। और इसका संस्थापक है ए हयूम द्वारा। हयूम द्वारा इसका स्थापना किया जाता है कलकत्ता में। किसका? कांग्रेस का स्थापना कब किया जाता है? तो 1885 में। कहाँ होता है? तो कलकत्ता में होता है। इसका संस्थापक कौन है? तो ए हयूम है। और इसका प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो थे WC बनर्जी थे। किसका? कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हैं WC बनर्जी हैं। और कांग्रेस के लगातार 5 गो कौन से होते हैं अधिवेशन? पहला अधिवेशन कब होता है? मुंबई में 1885 में। दूसरा अधिवेशन जो होता है कलकत्ता में होता है। तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में और पांचवा मुंबई में होता है। नेक्स्ट है इसका जो मुंबई में जो होता है इसका क्या बोलते हैं? कांग्रेस का अधिवेशन का जो मुंबई में इसका अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी। कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं 1885 में जो अधिवेशन होता है कहाँ होता है? मुंबई में। इसका जो अध्यक्ष हैं WC बनर्जी हैं। और दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है दादा भाई नौरोजी। और तीसरा अध्यक्ष है मद्रास में होता है 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा होता है इलाहाबाद में 1888 में होता है। 1888 में होता है, यहाँ 188 हो गया, 1888 में होता है। जॉर्ज यूल इसका अध्यक्ष होते हैं, जॉर्ज यूल। और मुंबई में इसका जो पांचवा होता है वो होता है विलियम वेंडरबर्न। इसका होता है विलियम वेंडरबर्न इसका अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न पूछेगा कांग्रेस अधिवेशन का प्रथम गैर हिंदू कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तीसरा पूछेगा कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनती। पहला जो महिला, कोई महिला अगर भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है तो है एनी बेसेंट। 1917 में बनती है ये क्या चीज़? कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट बनती है। और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला है। प्रथम महिला ही बनती है। प्रथम अगर कोई महिला बनती है कांग्रेस के अध्यक्ष तो है एनी बेसेंट। कब बनती है? 1917 में। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। ये अधिकतर परीक्षा में पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो है सरोजिनी नायडू। और पूछ देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट आ गए 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा कांग्रेस में कहाँ होता है? लाहौर में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस द्वारा। उसमें पूर्ण स्वराज का मांग प्रस्तावित किया जाता है। इसका अध्यक्ष जो होते हैं जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और इसी में यहाँ पर उस दिन झंडा फहराया जाता है। और उसी दिन बोला जाता है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे की घोषणा करते हैं। अगले बार 1930 होगा, अधिवेशन होगा, उसमें 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर देते हैं। इसीलिए 26 जनवरी को भारत में संविधान लागू होता है। इसी दिन की वजह से भारत में संविधान लागू होता है। किसकी वजह से? लाहौर अधिवेशन की वजह से। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और वहाँ पे क्या होता? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और वहाँ पे झंडा फहराया जो गया था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था पहली बार तिरंगा झंडा को। लेकिन भारत में पहली बार जो तिरंगा झंडा जो फहराने का जो गौरव प्राप्त है, किसका प्राप्त है? झंडा फहराया गया था 1907 में मैडम कामा द्वारा। ये पहली बार तिरंगा झंडा जो फहराई थी मैडम कामा फहराई थी। कौन सी? मैडम कामा द्वारा 1907 में। कब? 1907 में तिरंगा झंडा सबसे पहले मैडम कामा तिरंगा झंडा फहराई थी। कब? 1907 में। उसके बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा झंडा फहराया था। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में। और यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और उसी दिन बोला जाता है कि 26
26 जनवरी 1930 को अगले बार झंडा फहराएंगे और इसी दिन की वजह से भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू होता है। नेक्स्ट है 1931 में कराची अधिवेशन होता है और वहाँ पर मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया जाता है और इसका अध्यक्ष जो होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका अध्यक्ष होते हैं। कराची अधिवेशन का जो अध्यक्षता जो करते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया जाता है और उस दिन वहाँ क्या किया जाता है? मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया जाता है। कहाँ पर? कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सर्वाधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले कौन कौन हैं? दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बने हैं। कितना बार? 3 बार बने हैं। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसमें सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के 2 विभाजन हो जाता है। कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है कांग्रेस का। कब? 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है 2 भागों में, गरम दल और नरम दल में। उसके बाद 1916 में कहाँ अधिवेशन? लखनऊ में अधिवेशन होता है। कहाँ पर? 1916 में। इसका जो अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार होते हैं और 1916 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में गरम दल और नरम दल, वही गरम दल और नरम दल कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोनों मिल जाते हैं और 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा एक समझौता होता है जो लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। कौन सा समझौता है? लखनऊ समझौता। और लखनऊ समझौता में मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा दोनों में समझौता होता है कि अगले बार हम लोग जो भी आंदोलन करेंगे दोनों साथ साथ मिल के आंदोलन करेंगे। लेकिन क्या होता है आगे जाकर असहयोग आंदोलन के साथ गांधी जी का आंदोलन करते हैं। कौन सा? खिलाफत आंदोलन मिल के। लेकिन क्या कहते हैं चोरा चोरी कांड हो जाने के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस ले लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है मुस्लिम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को हिंदुओं ने धोखा दिया है और उस दिन के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कोई भी समझौता कोई भी आंदोलन साथ साथ में नहीं होता है और लगातार वहाँ से फिर दंगा आरंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया जाता है ब्रिटिश राजकुमार द्वारा का 1911 को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916-17 में। कौन करते हैं? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन आरंभ किया जाता है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में होता है। महात्मा गांधी का ये प्रथम सत्याग्रह है और चंपारण में सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित कौन करते हैं? राजकुमार शुक्ल द्वारा किया जाता है। राजकुमार शुक्ल द्वारा महात्मा गांधी को आमंत्रित किया जाता है क्योंकि वहाँ नील की खेती किया जाता है चंपारण में और जो ब्रिटिश लोग जो थे अंग्रेज लोग यहाँ के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। क्या करवाते थे? नील की खेती करवाते थे और 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर जबरदस्ती खेती करवाते थे। इसीलिए इसको कहते हैं, इसलिए वहाँ पर गांधी जी को बुलाया जाता है आंदोलन करने के लिए राजकुमार शुक्ल द्वारा, जिसमें गांधी जी पूर्ण रूपेण सफल हो जाते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब होता है? ये फरवरी 1918 में होता है। कहाँ? गुजरात में। ये जो आंदोलन है ये पूर्ण रूपेण किसके द्वारा होता है? भारतीयों द्वारा। भारत के इसके जो मीन मालिक जो होते हैं ये भारतीय होते हैं, ना कि ब्रिटिश होते हैं। इसका जो मालिक होते हैं वो भारतीय ही होते हैं और इनका जो कारण था आंदोलन का वो था एगो फ्लैग बोनस मिलता था। मजदूर लोगों को फ्लैग बोनस मिलता था। फ्लैग बोनस मिलता था।
कितना मिलता था? इन लोगों को मिलता था 50% फ्लैग बोनस मिला करता था। लेकिन हुआ क्या, मिल मजदूर जो मिल मालिक लोग थे वो फ्लैग बोनस को बंद करना चाहते थे, लेकिन मजदूर लोग चाहते थे कि हम लोग को महंगाई भत्ता के रूप में फ्लैग बोनस मिलता रहे, और उन लोग को कहना था कि हम नहीं देंगे, ये लोग को कहना था कि हम लेंगे। इस स्थिति में क्या हुआ, महात्मा गांधी आते हैं और आंदोलन को अपने हाथ में लेते हैं। तो महात्मा गांधी बोलते हैं ना तुम्हारा ना तुम्हारा, चलो 35% इसको फिक्स करो। लेकिन ये लोग मिल मजदूर लोग नहीं मानते हैं और इसको क्या करते हैं, उस केस को लास्ट में ट्रिब्यूनल में चल जाते हैं, और ट्रिब्यूनल जो है सो मिल मजदूर मालिक को बोलते हैं कि 35% ये लोग के बोनस दो मिल मजदूरों को। और ये आंदोलन फिर यहाँ भी गांधी जी द्वारा चलाया गया जो होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये भी सफल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह, ये भी गुजरात में होता है। और ये जो खेड़ा सत्याग्रह होता है ये ब्रिटिश को के खिलाफ होता है, ब्रिटिश लोग के खिलाफ होता है। कारण इसका है लगान में वृद्धि। किसका कारण? लगान में वृद्धि। कारण इसका है लगान में वृद्धि। ये लोग लगान जबरदस्ती वसूला करते थे क्योंकि वहाँ सुखाड़ था और ये लोग वहाँ जबरदस्ती लगान मांगते थे, लेकिन वहाँ के जनता लगान देने में असमर्थ थे। तो क्या हुआ, वहाँ पे फिर गांधी जी आते हैं और आंदोलन को करते हैं। और एक बात और नहीं, यहाँ पे जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, यहाँ पे गांधी जी पहली बार हड़ताल आरंभ करते हैं। क्या करते हैं? हड़ताल यहाँ पे आरंभ करते हैं गांधी जी पहली बार। कहाँ पर? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। और इसी हड़ताल में भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी द्वारा जो पहली बार आरंभ किए वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में ही किए थे। हड़ताल और भूख हड़ताल का आरंभ महात्मा गांधी यहीं पे आरंभ करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते खेड़ा सत्याग्रह, तो यहाँ खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी क्या करते हैं, आंदोलन को अपने हाथों में लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है वो यहाँ जो किसके खिलाफ था, लगान के खिलाफ था। महात्मा गांधी कहना था कि लगान कोई नहीं देगा। तो क्या होता है, फिर यहाँ जो होते हैं जो ब्रिटिश लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये लोग आंतरिक रूप से सरकार की घोषणा तो नहीं करते हैं, लेकिन बोलते हैं जो लोग लगान देने के लायक हैं वही लोग से सिर्फ लगान लिया जाए, बाकी लोग से लगान छोड़ दिया जाए। तो खेड़ा सत्याग्रह में भी महात्मा गांधी आंशिक रूप से यहाँ पर सफल होते हैं। उसके बाद आरंभ होता है रोलेट एक्ट सत्याग्रह। रोलेट एक्ट में क्या होता है? रोलेट एक्ट में होता है बिना किसी को बिना पकड़ के, किसी को बिना कारण बताए 2 साल के लिए जेल में बंद कर देते हैं, और इसीलिए इसे काला कानून कहते हैं, काला अधिनियम कहा जाता है। बिना न्यायालय में इसे बिना करते हैं कि बिना किसी को संदेह के आधार पर कि देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है, सरकार के खिलाफ सम्मिलित है, तो क्या करते हैं, बिना उसको पकड़ते हैं, बिना न्यायालय में प्रस्तुत किए हुए उसे नज़रबंद कर दिया जाता है। कितना साल के लिए? 2 साल के लिए उसे नज़रबंद कर दिया जाता है। तो इसी एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। अभी इसी तरह का एक नया कानून पास किया गया। कहाँ पर? एक नया कानून पास किया गया कहाँ? तो रोलेट एक्ट सत्याग्रह की तरह ही एक भारत के कहाँ पे, लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर प्रफुल्ल पटेल द्वारा एक नया कानून अभी लागू किया गया है। वो कानून है सामाजिक गतिविधियों, समाज के खिलाफ अगर कोई आदमी जाता है सामाजिक गतिविधियों के खिलाफ तो उसे बिना कारण बताए हुए 1 साल के लिए नज़रबंद कर दिया जाएगा। यह भी नया कानून आया है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ पढ़ते हैं? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को से 5 फरवरी 1922 तक चला था। कब? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 5 फरवरी 1922 तक। पूछ देगा असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ होता है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या होता है? असहयोग आंदोलन में ही सरकारी पदों को का लोग करते हैं, बहिष्कार करते हैं, सरकारी न्यायालय का बहिष्कार करते हैं, सरकारी वस्त्रों का जो ब्रिटिश जो वस्त्र है वो सारा जितना ब्रिटिश सरकार का जो सामान होता है सबको ये लोग बहिष्कार करते हैं। न्यायालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या वस्त्र हो, जो भी हो सरकारी सब कुछ को यहाँ पे ये लोग त्याग कर देते हैं,
बहिष्कार करते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अपना एगो आरंभ करते हैं, क्या, अपना देशी आरंभ करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, देशी शिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं, देशी पंचायत स्थापना करते हैं, और पूर्ण शराबबंदी लोग कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं। और इसी के तहत सरकारी क्या बोलते हैं, देशी शिक्षण संस्थाओं के तहत पटना में बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया जाता है, अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ का स्थापना किया जाता है, बनारस में क्या, बनारस में जो क्या आता है, काशी विद्यापीठ की स्थापना किया जाता है, महाराष्ट्र में पुणे विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ स्थापना किया जाता है, हैदराबाद में जामिया मिमिया इस्लामिया का गठन की विद्यापीठ की स्थापना किया जाता है, और देवघर में देवघर विद्यापीठ स्थापना, हमारे झारखंड में जो देवघर है वहाँ पर देवघर विद्यापीठ की भी स्थापना किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के जो नेता हैं ये कौन है, मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन का कारण क्या है, जो ये है तुर्की में जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, क्या होता है, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र से युद्ध होता है। उसमें प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार जाता है, किससे, ब्रिटेन से हार जाता है, और तुर्की के साथ सेब्र की संधि होता है। कौन सा, सेब्र की संधि किया जाता है तुर्की के साथ। और इस सेब्र की संधि से क्या होता है, तुर्की का जो की होता है शासक होता है, जो खलीफा कहलाता है, तुर्की जो शासक जो होता है वो पूरा विश्व के लिए खलीफा कहलाता है, पूरा इस्लाम जगत के लिए। और उसके साथ सब्र की संधि होता है, तो क्या होता है, वहाँ का जो खलीफा होता है वो पंगु बन जाता है, उसका सारा अधिकार छीन जाता है। तो इसी के खिलाफ इसके क्या बोलते हैं, इनके सम्मान में मुस्लिमों द्वारा भारत में एक आंदोलन किया जाता है, जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। और इसका आंदोलन किया जाता है 1920 से 1924 तक। और इसके द्वारा किसके द्वारा, अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा किया जाता है। और इस आंदोलन में कौन कौन होते हैं, अबू कलाम आज़ाद, मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद नोमान खिलजी, सैफुद्दीन किजलू और कुन अहमद हाजी द्वारा यह आंदोलन किया जाता है। इसका प्रमुख जो नेता होते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सामन कमीशन या नमक सत्याग्रह। कौन सा, नमक सत्याग्रह। इसका जो आरंभ होता है 8 फरवरी 1928 को, साइमन कमीशन 8 फरवरी 1928 को भारत आता है। किस लिए, यहाँ भारत के राजनीतिक देखने के लिए, यहाँ की क्या राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक प्रगति क्या है, ये देखने के लिए आते हैं। और इसका साइमन कमीशन का यहाँ पे भारत में विरोध किया जाता है। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ही लाला लाजपत राय द्वारा को लाहौर में लाठियों से मारा जाता है माथा में, और लाला लाजपत राय मर जाते हैं। आप लोग भगत सिंह फिल्म देखे होंगे, लाला लाजपत राय को लाठियों से मारते समय इनका निधन हो जाता है। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था, 1929 में। यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है। उसके बाद है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का स्थापना कब होता है, 1 मार्च 1927। स्वराज पार्टी की स्थापना यहाँ पे गलत है। स्वराज पार्टी का स्थापना जो होता है वो होता है 1 मार्च 1923 को। 1 मार्च 1923 का स्थापना होता है। स्वराज पार्टी का स्थापना कब होता है, 1923 में होता है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया जाता है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया जाता है। इसको थोड़ा सा आप काट लीजिएगा, थोड़ा ये गलत है। और इसका जो स्थापना करते हैं, इसका अध्यक्ष होते हैं CR दास होते हैं अध्यक्ष स्वराज पार्टी का, और इसका जो महासचिव होते हैं वो मोतीलाल नेहरू होते हैं। और इसका स्थापना जो होता है त्रिमूर्ति भवन में होता है। कहाँ पे, त्रिमूर्ति भवन इलाहाबाद में होता है, नेहरू जी के घर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह कहते हैं। ये आंदोलन होता है किसके लिए, नमक पर टैक्स बढ़ाने के कारण, सरकार नमक पर टैक्स देता है इसके लिए। इसलिए गांधी जी क्या करते हैं, साबरमती से, कहाँ से, साबरमती से 78 सहयोगियों के साथ, कितना, 78 सहयोगियों के साथ जाते हैं और डांडी में नमक बना के
दांडी में अवैध नमक का निर्माण करते हैं और इसका विरोध करते हैं। कब करते हैं? 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होता है? 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। आज का प्रथम जो सत्याग्रह है विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रह कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये भारत का सबसे कमज़ोर आंदोलन है। इसमें क्या होता है? सरकारी जो भवन होते हैं, ब्रिटिश लोग का दारू दुकान या कपड़ा दुकान, वहाँ पर जाके क्या करते थे? सरकार के खिलाफ बोलते थे। और कारण क्या था? क्यों ये आंदोलन हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह? इसका कारण यह था कि भारत को बिना भारतीय राजनीतिक जो थे उनके से सलाह मशवरा किए हुए ब्रिटेन के पक्ष में युद्ध करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भेज दिया जाता है भारतीय सैनिक को। इसलिए ये व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाता है। उसके बाद आरंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा आरंभ किया जाता है और भारत का ये सबसे बड़ा आंदोलन होता है, अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। और 8 अगस्त को ही महात्मा गांधी द्वारा बम्बई के ग्वालियर टैंक में करो या मरो का नारा देते हैं। कहाँ पर? बम्बई के ग्वालियर टैंक में। और क्या होता है? सुबह होते ही सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 8 तारीख को सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन वह लोकल नेताओं द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है बांटो एवं छोड़ो। ये भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में, इसके विरोध में, भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में मुस्लिम लीग द्वारा कराची में अधिवेशन होता है। मुस्लिम लीग का कराची में अधिवेशन होता है और उसमें क्या कहा जाता है? बांटो एवं छोड़ो। भारत को 2 भाग कर दो, हमारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 भाग में बांटो और तुम विदेशी लोग तुम जाओ, ब्रिटिश लोग तुम जाओ। वो लोग एक अधिवेशन होता है। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन होता है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय झारखंड।